नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आज के इस कार्यक्रम अभ्यास में। विषय है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। परीक्षार्थी अपने टारगेट को अचीव करें, ये होती है सबसे आवश्यक बात, और वो तभी संभव है जब आप ज्यादा से ज्यादा करें प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। तो जिन विषयों में आपको परेशानी होती है, हम उन विषयों को आपके समक्ष टाइम टू टाइम लाते हैं। आज का विषय है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और एक्सपर्ट हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के B.R. अम्बेडकर कॉलेज के इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर। वेलकम सर। शुक्रिया मैम, मुझे बुलाने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए। और सर, ये श्रोताओं के सवाल हमारे पास हैं हमेशा की तरह, लेकिन उसके पहले कार्यक्रम का आगाज करेंगे एक्सप्लेनर सेगमेंट से। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित अवधि में आमतौर पर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। जीडीपी की पहली बुनियादी अवधारणा का आविष्कार 18वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने 1934 में आधुनिक अवधारणा विकसित की और 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसे देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य उपाय के रूप में अपनाया गया। जीडीपी आर्थिक गतिविधि का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उपाय है, जो किसी देश का आर्थिक स्नैपशॉट प्रदान करता है। एक अर्थव्यवस्था के आकार और उसकी विकास दर का अनुमान है। इसकी गणना व्यय, उत्पादन या आय का उपयोग करके 3 तरीकों से की जा सकती है। गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए इसे मुद्रास्फीति और जनसंख्या के लिए समायोजित किया जा सकता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी उत्पादक गतिविधियों को सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए अवैतनिक कार्य जैसे कि घर में या स्वयं सेवकों द्वारा किया जाता है, इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें सही ढंग से मापना और मूल्य देना मुश्किल है। किसी देश में सकल घरेलू उत्पाद की गणना आमतौर पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय एजेंसी द्वारा की जाती है, जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में स्रोतों से जानकारी संकलित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूरोपीय आयोग, आर्थिक सहयोग विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक द्वारा संकलित जीडीपी को मापने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 1993 में निहित है। वास्तविक जीडीपी प्राइम डिफ्लेक्टर टूल का उपयोग करके मुद्रास्फीति के प्रभावों को ध्यान में रखता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को अक्सर अर्थव्यवस्था के सामान्य स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। व्यापक शब्दों में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की व्याख्या इस संकेत के रूप में की जाती है कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है। ये समझना भी जरूरी है कि जीडीपी हमें क्या नहीं बता सकती। जीडीपी किसी देश के समग्र जीवन स्तर या कल्याण का पैमाना नहीं है। ऐसे कारकों को ध्यान में रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक मानव विकास सूचकांक की गणना करता है, जो न केवल प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, बल्कि जीवन प्रत्याशा, साक्षरता और स्कूल नामांकन जैसे अन्य कारकों के आधार पर देश को रैंक करता है। हालांकि इसकी सीमाएं हैं। नीति निर्माताओं, निवेशकों और व्यवसायों को रणनीतिक निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने के लिए जीडीपी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो ये था हमारा आज का एक्सप्लेनर सेगमेंट, और अब वो सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ, लेकिन साथ ही हमारे एक और लिसनर, उन्होंने भी बिल्कुल वही सवाल पूछा है। विवेक राज हैं गया से, बिहार, और उनका सवाल है। मेरा नाम विवेक राज है, मैं गया बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है, संभावित जीडीपी क्या है और संभावित जीडीपी को साकार करने के लिए केंद्र सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बेसिकली जो हम संभावित जीडीपी को एक तरह से ये समझते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो अचीव करेंगे। इनफैक्ट अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा है कि 2050 तक जो है हम 30 ट्रिलियन जीडीपी जो है वो हम करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम संभावित जीडीपी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो फैक्टर्स हैं बेसिकली। एक तो है कि
सरकार को ज्यादा हस्तक्षेप करना पड़ेगा यदि जीडीपी जो है आपको बढ़ाना है। दूसरा कि सरकार कितना रोजगार सृजित करती है, तो रोजगार बहुत महत्वपूर्ण है। यदि देखिए जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का मतलब ये है कि एक देश में सकल घरेलू उत्पादन कितना है या वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण कितना हुआ, और सकल घरेलू उत्पादन जब भी होता है जब लोगों की भागीदारी होती है। तो लोगों की भागीदारी के लिए हमें रोजगार निर्माण करना पड़ेगा, और पिछले सालों में कुछ हमने देखा है खासकर कोविड के टाइम में वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ा है हिंदुस्तान में। तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि रोजगार को ज्यादा जनरेट करें, उससे हम एक्सपेक्टेड जीडीपी है उसको हम इंक्रीज कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा अगला सवाल बाड़मेर राजस्थान से, और ये है राहुल देव। ये जानना चाहते हैं कि प्रशासन में जन भागीदारी को कैसे बढ़ाया जाए। बेसिकली लोगों की भागीदारी एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उसमें देखिए लोगों की शिक्षा वो जो है आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, एक्सपैंड करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा है स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानवीय सूचकांक में हिंदुस्तान का जो रैंक है जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो बहुत लो है, और उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जो है महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि लोगों के रोजगार की बात है, तो रोजगार के लिए सरकारी व्यय बहुत महत्वपूर्ण है। इवन जो बिजनेस सेक्टर है, जो निजी क्षेत्र है, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। और इस टाइम ये बात आ रही है, हिंदुस्तान में बात नहीं आ रही है, ये विश्व स्तर पे बात है कि बेसिकली अभी रिसेशनरी दौर है, और रिसेशनरी दौर का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, और उस टाइम सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बनता है, और इवन बिजनेस सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमें लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। उससे हम एक लोगों की भागीदारी कर पाएंगे, क्योंकि हर तबके का आदमी आएगा उसमें। मुझे लगता है कि उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें जो है डिसएडवांटेज ग्रुप जो कि दलित हैं वो भी होंगे, और जो रूरल एरिया से जो लोग हैं वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे लगता है कि शिक्षा स्वास्थ्य के साथ जो है रोजगार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो सवाल है वो उत्तराखंड से है। बिल्कुल। विकास है, किच्चा कोई जगह है वहाँ से? हाँ। मेरा नाम विकास है और मैं किच्चा उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल है कि हम आंकड़ों में उलझे बिना और आंकड़ों को समझकर कैसे अर्थशास्त्र की तैयारी कर सकते हैं। ये पॉइंट तो है कि देखिए इकोनॉमिक्स बोरिंग भी होता है, बात सही है कि बहुत सारे आंकड़े हैं, जैसे हम बात कर रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोई ग्रोथ की बात होगी, कोई पर कैपिटा इनकम की बात, तो नंबर ही नंबर हैं। तो आम शब्दों में हम समझना चाहें सकल घरेलू उत्पादन को या अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को, तो हमें यह समझना होगा कि उत्पादन में भागीदारी किस किस की है, मतलब उत्पादन में कौन लोग लगे हुए हैं। मान लीजिए हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र की हम बात करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करना चाहते हैं, तो कौन लोग हैं जो यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। क्या अमीर आदमी हैं, क्या गरीब आदमी हैं, क्या मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, बिहार से है, यूपी से है, कहाँ से है। तो एक ये हमें समझना पड़ेगा कि उत्पादन कौन कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो हमें अर्थशास्त्र में समझना होगा वो है कि वितरण कैसे हो रहा है। मान लीजिए किसको आय मिल रही है, गरीब आदमी को आय मिल रही है, अमीर आदमी को आय मिल रही है, और अगेन वो लिंक उसी से है, और आय उससे निर्धारित होती है कि आपका रोजगार कहाँ है। तो रोजगार का प्रश्न इसके साथ लिंक है। तो कोई भी यदि अर्थशास्त्र समझना चाहता है तो ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक कि उत्पादन के क्या तरीके हैं, कौन उत्पादन में लगा हुआ है, और उनकी आय या लाभ वो कैसे कैसे मिल रहा है। अगला सवाल तुषार बाडे ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन फुल कन्वर्टिबिलिटी एंड एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। हाईएस्ट जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आ रहा है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है। वो एक तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देखिए ये कन्वर्टिबिलिटी क्या है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो हमारा रुपया है, हाँ, उस रुपये के मुकाबले जो है हम डॉलर कितना खरीद पाते हैं वो है, या हम गोल्ड कितना खरीद पाते हैं। यदि हम कन्वर्ट कर पाते हैं गोल्ड को, रुपए को गोल्ड में या डॉलर में, तो इसको कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इसके साथ साथ, क्योंकि महाराष्ट्र से क्वेश्चन आया तो उतना ही पावरफुल क्वेश्चन है कि क्या हम ट्रेड में भी तो हम रुपया को इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम यदि अर्थशास्त्र की भाषा में समझें तो एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जिसको कहते हैं विनिमय संतुलन है। उसके दो हिस्से हैं, एक को कहते हैं चालू खाता, एक को कहते हैं पूंजी खाता। हिंदुस्तान में चालू खाते में हम आजकल कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें रुपए के साथ जो है हम डॉलर खरीद सकते हैं। मान लीजिए हमने एक्सपोर्ट किया, उसके तहत जो है हमें जो है डॉलर मिलेंगे। तो ये कन्वर्टिबिलिटी की बात है कि आपने रुपया कन्वर्ट किया। वैसे ही हम जो है मान लीजिए यूके से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए हम इंपोर्ट कर रहे हैं क्रिकेट बैट, हाँ, तो उसमें भी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं पाउंड को इंडियन रुपीज में। तो ये हो गया चालू खाते की बातें हम कर रहे हैं। पूंजीगत खाते में ये है कि मान लीजिए हिंदुस्तानी कोई अमेरिका में जमीन खरीदना चाहता है,
उस टाइम भी आपको एक तरह से डॉलर जो है वहाँ से लेने पड़ेंगे, रुपया देना पड़ेगा। ये भी कन्वर्टेबिलिटी की बात है। लेकिन हिंदुस्तान में ट्रेड जो है वो फुल है, आप कुछ भी व्यापार कर सकते हैं, आयात निर्यात कर सकते हैं वस्तुओं का या सेवाओं का, लेकिन पूंजीगत खाते में आप हर जगह जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस डालती है। या हर जगह घर नहीं खरीद सकते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो पूंजीगत खाते में एक तरह से हिंदुस्तान में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है, रुपया हर जगह नहीं जा सकता। मतलब एक तरह से पूंजीगत खाते की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें एक लिमिट जो है गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, जबकि चालू खाते में कोई लिमिट नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल्कुल हो सकता है। इस सवाल के बाद जो अगला सवाल है वो है वर्ल्ड, ये सौरभ कुमार शर्मा बिहार से पूछ रहे हैं। My name is Saurabh Kumar Sharma. I am from Bihar. My question is, recently WTO's 12th Ministerial Conference concluded on June 2022. Is India gained any deal through this MC12? Why India is failing to negotiate in spite of support of 80 developing economies? अरे वाह, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मतलब जनरल नॉलेज इतना रखते हैं। रिसेंटली अभी 12 जून को जो है WTO राउंड हुआ, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस उसको कहते हैं, और 17 को खत्म हुआ है। और अभी जो उससे संबंधित सवाल पूछ लिया। बिल्कुल, मतलब इतना बेहतर क्वेश्चन आया है। हाँ। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि WTO से क्या हिंदुस्तान को गेन हुआ है, क्योंकि वहाँ पे पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो गए थे और उन्होंने एक तरह से नेगोशिएशन किया है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 1995 में बना है, उसके बाद जो हमेशा राउंड होते हैं कि देशों में व्यापार क्या होगा, कितना जो है कस्टम ड्यूटी होगी, कितना जो है हम सब्सिडीज देंगे। तो जनरली WTO की ये कोशिश रहती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज़ की जो मेंबर्स हैं, कि ये जो है कम से कम टैरिफ लगाएं जिससे कि व्यापार देशों के बीच में, अर्थव्यवस्था के बीच में बढ़े। लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा मैं, इसमें जो डोमिनेंस है वो बड़े देशों की है, विकसित देशों की है। उसमें विकासशील देश जो है, जो 80 देशों के बारे में बात हो रही है, अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है। तो इस राउंड में जो 17 जून को ख़त्म हुआ, हिंदुस्तान को गेन एक तो ये हुआ है बेसिकली कि इसको पोस्टपोन कर दिया है कई चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिंदुस्तान ये कह रहा था कि देखिए आप सिर्फ ये बोल रहे हैं जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, जिसके तहत ये होता है कि हमें इथोपिया में, सोमालिया में एक्सपोर्ट हमें करते हैं, लेकिन वो यूनाइटेड नेशन के अंडर में करते हैं। तो उसमें हिंदुस्तान ये बोल रहा था, या इंडियन गवर्नमेंट ये कह रहे थे कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, और हम जो एक्सपोर्ट है वो हम यूक्रेन को भी करना चाहते हैं और देशों को भी करना चाहते हैं। तो उस लेवल पे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, लेकिन माना नहीं है कि एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं एक लेवल पे। तो जो एक्सपोर्ट है, जो वीट का जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट है, ये जो राइस का एक्सपोर्ट है, जो फूड का एक्सपोर्ट है, उसमें एक लेवल पे ज़्यादा इंडिपेंडेंस जो है, ज़्यादा स्वतंत्रता जो है वो विकासशील देशों में जैसे भारत भी है वो नहीं मिली है। दूसरी जो चीज़ इसमें हुई है कि जो वैक्सीनेशन है कोविड-19 का, उसमें विकासशील देश, जो गरीब देश, ये कह रहे थे कि आप इसको फ्री करिए, क्योंकि कोविड जो है वो विश्वव्यापी है, और उसमें जब तक कि सबको वैक्सीनेशन नहीं होगा तो आप कोविड-19 को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जो विकसित देशों ने क्या किया है, उन्होंने ये तो कहा है कि आप लाइसेंस ले सकते हैं, इसको कंपलसरी लाइसेंस बोलते हैं हम लोग। तो कंपलसरी लाइसेंस के थ्रू आप वैक्सीन तो बना सकते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर सकते और कंट्रीज के साथ। तो यानी कि कहने का मतलब उन्होंने पेटेंट को फ्री नहीं किया है जो वैक्सीन का है। दूसरी चीज़ जो उसकी महत्वपूर्ण चीज़ है, दवाइयों को उनका पेटेंट जो है वेव करना चाहता था हिंदुस्तान या साउथ अफ्रीका, उसको वेव नहीं किया है, मतलब वो छूट नहीं दी है। उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट किट हैं, उसमें भी भारत या साउथ अफ्रीका या इस तरह के विकासशील देश 80 देश ये कह रहे थे कि आप थोड़ा फ्री करिए इसको। यदि फ्री कर देंगे, जो विकसित देश हैं, यूनाइटेड किंगडम है, USA है, वो तो जनरली अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर चुके हैं, या उनके पास कोविड टेस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक जगह विकसित देश जो है नहीं मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम फ्री नहीं करेंगे। वो एक लेवल पे मतलब बीइंग एक तरह से बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश होने के नाते हमारे लिए नुकसानदायक बात है। तीसरा पॉइंट थोड़ा सा डिटेल पॉइंट होगा, उसका रीज़न ये है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहे हैं, ज़्यादा लॉस दिख रहा है। और उसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रही थी कि आप हमें प्रोक्योर करने दीजिए जो अनाज है, हमें एक तरह से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रॉन्ग करिए। हमारे यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और कोविड-19 ने बहुत बढ़ी है, जिसमें प्रधानमंत्री भी जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर रहे थे। 80 करोड़ लोगों को हमने जो है वो खाना खिलाया फ्री कोविड-19 में। तो भारतीय सरकार या इस तरह की सरकारें ये बोल रही थी, विकासशील देश जो हैं, कि हमें थोड़ा अलाउ करिए आप, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। लेकिन क्या हुआ है कि WTO में ये माना नहीं गया है। वो कह रहे हैं कंपनियाँ दे सकती हैं, हाँ, लेकिन सरकारें नहीं दे सकती। और जब ऐसा होगा
तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हिंदुस्तान का है, जो राशन की दुकानें हैं उसमें गरीब को अनाज मिलता है, कम से कम जो स्टारवेशन है, जो भूखमरी है, उससे हम कंट्रोल कर पाते हैं, गरीबी को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन इसके कारण से मुश्किल हो जाएगा। तो एज ए होल हम ये कह सकते हैं कि हमने पोस्टपोन तो कई चीज़ें कर दी हैं, लेकिन हम ये कहें बहुत सारा गेन हो गया है विकासशील देशों को या हिंदुस्तान को, तो हम कहेंगे उसमें लॉस ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी जो बड़ी कंपनियां हैं या जो बड़े देश हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा है और गरीब देशों को वो कम फ़ायदा है। चलिए, प्रॉफिट, लॉस, जीडीपी और पता नहीं ऐसी ऐसी भारी भरकम बातों के बाद मुझे ऐसा लगता है एक म्यूजिकल ब्रेक लेना चाहिए। और एक बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया है इस कार्यक्रम के लिए। वो फिल्म स्टोरी 9। हमारे साथ हैं इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट गेस्ट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर। और अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो एक सिंपल सा, बहुत ही इजी सा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044, या फिर आप हमें ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर और अपने सवाल हम तक आप रवाना कर दें। और जैसे ही हमें ये सवाल मिलेंगे हम उसको इंक्लूड करेंगे अपने अगले कार्यक्रम में। तो सवालों की बात है तो हमारे पास जो सवाल और हैं वो हम सर से पूछना चाहेंगे। अगला सवाल हमारा है साधना शुक्ला का, जिला गोंडा। नमस्कार, मैं साधना शुक्ला। हमारा प्रश्न है कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, इसके द्वारा हमारी वित्तीय व्यवस्था कैसे प्रभावित होती है। अच्छा प्रश्न है और उत्तर प्रदेश से आया है, सबसे टॉप पॉपुलर स्टेट है, राज्य है। ये प्रश्न आना जहाँ 22 करोड़ पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की। चक्रीय प्रवाह जो है बेसिकली आय का, उसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रीय आय है हमारी, उसका जो है फ्लो कैसे बन रहा है। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 सेक्टर्स हैं, जैसे एक सेक्टर है गृहस्थ जिसको हाउस होल्ड सेक्टर कहते हैं, दूसरा है फर्म, तीसरा है जो है बैंकिंग सेक्टर जिसको फाइनेंस सेक्टर हम कहते हैं, चौथा है गवर्नमेंट सेक्टर, और पांचवा है जो वर्ल्ड लेवल पे हम बात कर रहे थे, मान लीजिए अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। तो इनकी राष्ट्रीय आय, जो हिंदुस्तान की राष्ट्रीय आय, उसका प्रवाह कैसे हो रहा है हमारे राष्ट्रीय आय का। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज पढ़ा रहे हैं तो हमें जो है उससे आय मिल रही है, तो हम गृहस्थ हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उससे हमें आय मिल रही है। लेकिन जब हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मतलब हम एक तरह से सकल घरेलू उत्पादन में जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन भी हो रहा है, और जब हम कमा रहे हैं तो सरकार हमें पैसा दे रही है। और सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये इन्फोसिस है, ये कंपनी है, तो उसमें लोग जो है जब काम करने जा रहे हैं तो सर्विस भी जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए IT सर्विसेज है, तो एक तरह से गृहस्थ हैं वो, हाँ, उन्होंने जो है प्रोडक्शन वहाँ पे किया सर्विस का और उसके बदले उनको आय प्राप्त हुई। तो ये गृहस्थ और फर्म का लिंकेज है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो।
लेकिन साथ में क्या हो रहा है कि जब हम सेविंग कर रहे हैं तो बैंक में पैसा डाल रहे हैं, तो जब बैंक में पैसा डाल रहे हैं उस पैसे को जो प्रोड्यूसर हैं दोबारा, मान लीजिए इन्फोसिस है या मान लीजिए भेल है, सेल है, दोबारा वो वहाँ से जो है लोन ले सकती है, पैसा ले सकती है, दोबारा वो प्रोडक्शन कर रही है। तो राष्ट्रीय आय ऐसे जो है प्रवाह, उसका जो है चक्रीय प्रवाह चल रहा है। तो इन 3 सेक्टर के अलावा ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, मान लीजिए हम लोग पैसा कमा रहे हैं या इन्फोसिस वाले पैसा कमा रहे हैं या भेल वाले पैसा कमा रहे हैं या कोई और फर्म है उससे पैसा कमा रहे हैं, उन पे वो टैक्स लगा रहे हैं, या मान लीजिए कोई पेट्रोल बेच रहे हैं उस पर टैक्स लगा रही है सरकार, उसके थ्रू भी उनके पास पैसा आ रहा है। तो इस सरकार के पास जो पैसा आया उसने दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन किया। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने फंडिंग दी, फॉर एग्जांपल उन्होंने JNU में फंडिंग दी, फॉर एग्जांपल उन्होंने डिफेंस में फंडिंग दी। तो ये राष्ट्रीय आय ऐसे प्रभावित हो रही है, उसका प्रभाव हो रहा है। और ये हो गया 4 सेक्टरों का प्रभाव राष्ट्रीय आय का। अब 5वें को हम कैसे ऐड करें? फॉर एग्जांपल हिंदुस्तानी है, वो अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका से दोबारा वो कुछ यहाँ पैसा भेज रहे हैं, या हिंदुस्तानी जो वो मिडिल ईस्ट जा रहे हैं फिर वो पैसा भेज रहे हैं। तो इस तरह से एक राष्ट्रीय प्रवाह, जो राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह होता रहता है, इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये फ्लो एक तरह से GDP का फ्लो है, ये राष्ट्रीय आय का फ्लो है। उसके तहत ही हम इस फ्लो को मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टिगत अर्थशास्त्र में उसको इसी तरह समझते हैं जी। और अब सूरज तिवारी कह रहे हैं। मेरा नाम सूरज तिवारी, मैं वाराणसी जिले से हूँ। मेरा सवाल प्रति व्यक्ति आय के मापक। बेसिकली प्रति व्यक्ति आय वो उससे एक तरह से दिख भी रहा है, समझ भी आ रहा है, प्रति व्यक्ति आय। हाँ। तो जो राष्ट्रीय आय हम बार बार बात कर रहे हैं हर प्रश्न में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब राष्ट्रीय आय को या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज जो आता है, मतलब एक तरह से मीन है, एवरेज है कि प्रति व्यक्ति ऑन एवरेज कितना कमा रहा है हिंदुस्तान में। तो अच्छी बात है कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए छोटा प्रश्न था उसको, हाँ। हल्का सा, जिससे और एक तरह से श्रोताओं को समझ आएगा कि उसमें बेसिकली इस टाइम हिंदुस्तान की जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय इस टाइम जो है वो है लगभग $2000। मतलब ऑन एन एवरेज हिंदुस्तानी आज $2000 कमा रहा है एक साल में। यदि इसको कंपेयर हम अमेरिका से करना चाहेंगे, अमेरिका की बात आ ही रही है तो बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है। 54,000 है, $54,000 है, मतलब कितना डिफरेंस है। और यदि आगे ले जाएं, वो लिंक हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चन से होगा कि जिस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है, जहाँ एजुकेशन, जहाँ पे हेल्थ, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बेटर है, वो कंट्री का नाम है नॉर्वे का इस टाइम जो है GDP पर कैपिटा या प्रति व्यक्ति आय जो है इस टाइम वो 68,000 है। तो मतलब नॉट ओनली कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है प्रति व्यक्ति आय के लिए, लेकिन साथ में जो मानवीय विकास है, जो रोजगार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे आपका राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। कोटा राजस्थान से अगला सवाल मंजू का है और वो पूछती हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। ये छोटा सा प्रश्न है और इसमें बेसिकली इन्फ्लेशन जिसको हम कहते हैं, और इसका मतलब यही है कि ऑन एन एवरेज एक देश में कीमतें किस दर से बढ़ रही हैं, वही मुद्रास्फीति है। फॉर एग्जांपल आज जो है हिंदुस्तान में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है इन्फ्लेशन रेट इस टाइम 7% है। इसका मतलब पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 7% कीमतें ज़्यादा बढ़ी हैं। और एक और मापक है ऐसी मुद्रास्फीति को मेजर करने के लिए हिंदुस्तान में, और वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसमें ये होता है कि जो थोक में जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मूल्य जो है कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उनकी कीमतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। तो वो थोड़ा क्रिटिकल है इस टाइम हिंदुस्तान में, और वो है 15%। इसका मतलब ऑन एन एवरेज जून में मई के मुकाबले जो है वो 15% कीमतें बढ़ी हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की जेब ढीली कर रही है। और एक मुझे लगता है कि सरकार के लिए भी चैलेंज बना हुआ है इस पॉइंट के लिए, और उसको मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार को टैकल करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली RBI वो टैकल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें करना बाकी है। जी। और ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ एक सवाल और हैं जिन्हें हम लेंगे, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट और है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत लोग पसंद करते हैं उसको, और बहुत ही एनरिचिंग है और लाभान्वित होते हैं। तो वो सेगमेंट सुनते हैं ना, फैक्ट फाइल। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई। ये कानूनों, प्रथाओं, निर्देशों और परंपराओं का एक समूह है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने से संबंधित है। भारतीय ध्वज संहिता से पहले राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के नियम, प्रतीक और नाम
अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के प्रावधानों द्वारा शासित थे। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। भाग 1 भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण, भाग 2 सार्वजनिक, निजी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन, भाग 3 केंद्र, राज्य सरकारों और उनके संगठनों और एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन। हाल ही में भारत सरकार ने दिन और रात के दौरान भारत के राष्ट्रीय ध्वज को खुले में, घर और इमारतों पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए भारत के ध्वज संहिता में संशोधन किया है। पहले तिरंगा केवल सूर्य उदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता था। 30 दिसंबर 2021 को भारतीय ध्वज संहिता में भी संशोधन किया गया, जिसमें कपास, ऊन, रेशम और खादी के अलावा हाथ से काते, हाथ से बुने हुए और मशीन से बने झंडे बनाने के लिए पॉलिस्टर के उपयोग की अनुमति दी गई। पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर के झंडे की अनुमति नहीं थी। ये कदम तब आया जब सरकार अपने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है, जो एक प्रगतिशील स्वतंत्र भारत के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। थैंक यू दीपमाला। फैक्ट फाइल के बाद हम फिर हाजिर हैं और हमारे एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के BR अम्बेडकर कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ एक सवाल अभी भी बाकी हैं, तो ये सवाल गाजीपुर यूपी से आया है देवांशु रॉय का, और ये पूछ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्या है, राष्ट्रीय आय के मापक क्या है? अच्छा प्रश्न है। और बेसिकली जो मेजरमेंट मेथड्स हैं, जो मापक हैं राष्ट्रीय आय को नापने के, तो जनरली इकोनॉमिक्स में जो है वो 3 विधियां हैं। एक विधि है बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो है इनकम आय मेथड जिसको बोलते हैं, दूसरा है उत्पादन विधि और तीसरा है व्यय विधि। तो 3 विधियों से जो है हम मेजर करते हैं जीडीपी को या नेशनल इनकम को। थोड़ा एलैबोरेट कर लें, जो एक्सपेंडिचर मेथड है या उसमें हम क्या करते हैं, जो पूरी इकोनॉमी में जो व्यय, जो खर्चा लोगों ने किया, वो हम उसको कह देते हैं कि वो हमारा जीडीपी है या राष्ट्रीय आय है। क्या क्या खर्चे होते हैं, सिंपल छोटी छोटी बातों में कहें, उपभोग के लिए खर्चा होता है, एक ये है जो सी बोलते हैं एग्जाम्पशन। दूसरा है इन्वेस्टमेंट के लिए भी खर्चा हो रहा है, तो ये सारी कंपनियां जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है। तीसरा सरकार भी तो खर्चा कर रही है, जो हम बात कर रहे थे, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये हो गए एक तरह से 3। और चौथा है जो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो रहा है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे। तो यानी कि 3-4 चीजों को मिला दें हम, C + G + I + X - M, तो ये जो है हमारा एक तरह से एक्सपेंडिचर मेथड है। आय मेथड तो बिल्कुल सिंपल सा है कि आय सृजित जो हुई, जो मेजर एक तरह से जो मेजर की, मान लीजिए आपकी आय, मेरी आय, जो जितने पेरेंट्स हैं, वर्किंग जितने लोग हैं उनकी आय, लेकिन सिर्फ हमारी आय नहीं, जो वर्कर्स हैं, लेकिन साथ में जो कंपनीज है उनकी जो आय कितनी हुई है, तो एक आय हो जाती है, जिसको प्रॉफिट भी हम कहते हैं। तो प्रॉफिट को मिला दें या जो प्रॉपर्टी से जो आय हो रही है उसको मिला दें, और जो वर्कर्स को जो वेजेस मिल रहे हैं उनकी आय, प्लस ऐसा भी हो सकता है कि जो मिक्स हो, कि मान लीजिए वो सेल्फ एम्प्लॉयड है आदमी, उसकी वेज भी है लेकिन साथ साथ में वो बिजनेस से भी पैसा इसको मिल रहा है, जिसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। तो इन तीनों आय को हम मिला दें तो वो आय मेथड है। कौन कौन सा? वेज प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम, जो जहां वेज भी है और प्रॉफिट भी है। लास्ट है बिल्कुल सिंपल सा आउटपुट मेथड, जिसको उत्पादन विधि से हम कहते हैं, जिससे जीडीपी मेजर होता है कि उत्पादन कितना किया गया, उसकी मूल्य कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी वेज है या जो मेरी वेज है, उतने हमने वैल्यू जनरेट की है, मान लीजिए कुछ लाखों में होगा, वो होगा। वैसे ही मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो है टाटा वाला बना रहा है, कार बना रहा है, तो उसकी वैल्यू मान लीजिए 2 लाख रुपया, वो भी ऐड हो रहा है वैसे, लेकिन वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। तो सारी गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम ऐड कर दें, जो उसकी वैल्यू देखें, वो हमारा वैल्यू एडेड मेथड होता है या प्रोडक्शन मेथड होता है। और अब इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल आरती नेगी पौड़ी गढ़वाल से, और इनका सवाल है, मेरा नाम आरती नेगी है और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है और वो उनके वर्ड से समझ आ रहा है कि व्यष्टिगत अर्थशास्त्र और समष्टिगत अर्थशास्त्र क्या होता है। जो जब आप एक यूनिट को जो है आप
इकाई को जब एनालाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक का उपभोक्ता के बारे में पता कर रहे हैं कि उसको कैसे संतुष्टि मिल रही है या क्या वो उत्पादन कर रहा है, तो इसके बारे में जब हम अर्थशास्त्र समझते हैं या सिद्धांतों को समझते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात है। लेकिन यदि इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं मैक्रो की, तो इन सारी इकाइयों को इकट्ठा कर दें। फॉर एग्जांपल अगेन, राष्ट्रीय आय कहां से आ रही है, किन्होंने उत्पादन किया और कौन खर्चा कर रहे हैं, तो सबको मिला दें तो वो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। लास्ट पॉइंट, रोजगार, ये भी हमारा समष्टिगत अर्थशास्त्र है। लेकिन एक लेबर के बारे में बात करेंगे तो वो व्यष्टिगत अर्थशास्त्र है। जी, बहुत बहुत खूब। और अब हमें ऐसा लगता है कि हमें परीक्षाओं की जानकारी भी अपने श्रोताओं को दे देनी चाहिए। यूपीपीएससी 31 जुलाई को मेडिकल ऑफिसर के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। एसएससी चयन पद चरण 10 के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 1 से 5 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग 7 अगस्त को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। तो एग्जाम्स की जानकारी आपको मिल गई और अब जो है वो हम आपके सामने दो मच अवेटेड अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। वो है लास्ट वीक के सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम, तो वो है भाई मुस्कान कोहली, अंबाला पंजाब की है। और अब हम जाएंगे सर से, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी एक सवाल हमारे लिस्टर्स को भेजें। इस सवाल का जवाब जो भी देंगे उनको मिलेगा हमारी ओर से एक ई सर्टिफिकेट। तो सवाल, कल जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट मतलब जो मुद्रास्फीति दर चल रही है वो कितनी है, और उसमें मैं बात करना चाह रहा हूँ जून में मुकाबले मई के। और वो दो तरह की इन्फ्लेशन रेट है, एक है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो वो इन्फ्लेशन रेट कौन कौन से हैं और उसका कितना लेवल है, यदि वो बता दें तो आप बहुत अच्छा इनाम देंगे उनको और मैं भी खुश हो जाऊंगा। कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड टिप देना चाहें अपनी ओर से? मैं यही कहूंगा मतलब जो भी एस्पिरेंट्स हैं कि कॉन्फिडेंट रहिए, स्वस्थ रहिए, और साथ में आप जो है इतना प्रेशर मत लीजिए। आप ये मानिए ऑन एन एवरेज 2-3 घंटे आप स्पेंड करेंगे, लेकिन उसमें 100% दीजिए। रिवाइज कर रहे हैं और डिवोट कर रहे हैं पढ़ने में और तैयारी करने में। तो बिल्कुल हमें ऐसा लगता है कि उन्हें ये मैसेज क्लियर हो गया कि आप जो भी तैयारी करें बिल्कुल तबीयत से और इन्वॉल्व होकर करें। और अर्थशास्त्र विषय पर हमने इस बार ये कार्यक्रम लिया। अगली बार जो हम सब्जेक्ट लेंगे वो होगा पॉलिटिकल साइंस। हमारे एक्सपर्ट आएंगे और आप हमें 9289094044 पर मैसेज करेंगे और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अब हमें ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम से हमारे श्रोता तो जुड़ते रहेंगे, लेकिन अब इस कार्यक्रम का वक्त अब यहीं पर समाप्त होता है। तो अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय हम फिर मिलेंगे। अब मुझे यानी विनीता को और हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।